बहू बनी ड्राइवर। मंजित की शादी रोहन से होती है। रोहन को नशे की बुरी लत लगी होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरा एक साइड का शरीर काम नहीं कर रहा है। मैं आज खेतों में कैसे जाऊंगा? अरे बेटा, ऐसा ना बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। मैं डॉक्टर को बुला लाती हूँ। देखिए बहन जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। घर में मनहूसियत का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, रोटी खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और वो भी माँ जी, आप चिंता न करें। जब तक ये बीमार है मैं खेत जाकर काम कर लिया करूंगी। वैसे भी नशे के कारण इनका शरीर काफी कमजोर हो गया है। अगले दिन मंजीत खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटा, पानी पी ले। कैसा रहा काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं अगर ट्रैक्टर चलाना सीख लूँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, दुनिया क्या कहेगी कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही है? माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या अपना घर, कोई बात नहीं। जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था ना? हाँ माँ जी, वो मामा जी ना आज से मुझे ट्रैक्टर चलाना सीखा। मंजित मामा से ट्रैक्टर चलाना सीखती है। वो मन लगाकर खेतों में काम करती है। और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार पूरे गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस साल तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास खुश नहीं होती है। वो चुपचाप वहां से जाने लगती है। तभी मंजित उसे रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रोहन के ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं। मंजित शांत हो जाती है। अगले दिन सास मंजित के पास आती है। बेटा, ये मेरे गहने हैं। इसे अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दे आ। जितने पैसे हो ले आ। डॉक्टर को आज ही देने हैं। मंजित अपने गहने और सास के गहनों को लेकर दुकान में बेचकर पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ जी, सिर्फ 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के पैसे कैसे आएंगे? बेटा, अब तो एक ही चारा है, हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, खेत बेच देंगे तो खाएंगे क्या? अरे बेटा, कोई दूसरा चारा भी तो नहीं है। रोहन ठीक हो जाए तो वो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन ले लेगा। सास बहू मिलकर खेत भी बेच देते हैं। अब पूरे पैसे लेकर सास डॉक्टर के पास जाती है। डॉक्टर साहब, ये लीजिए सारे पैसे। बस किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। सास बहू सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई जरिया भी नहीं रहा जहां से उन लोगों को कमाई हो। अब कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, मेरे माता पिता ने लड़की होने के कारण मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीखकर मैं कुछ काम करने के लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी? खेत तो बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी में काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे ही ना। ये कहकर मंजित काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे उन पैसों से गुजारा चल ही रहा था। माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी ये 4 गुना ज्यादा मिलेंगे और अब खाने पीने दवाई के साथ हम कुछ पैसे भविष्य के लिए भी जोड़ पाएंगे। लेकिन काम क्या है बहू? माँ जी, मुझे अस्पताल की एम्बुलेंस चलानी है। अरे, तू तो मेरी बहू नहीं, बेटा है बेटा। जरूर जा बेटा। और हाँ, तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दिया कि हर काम हर कोई कर सकता है।
उनके लिए लड़की या लड़का होने की कोई जरूरत नहीं। मंजीत मन लगाकर काम करना शुरू कर देती है। आगे जाकर वो खुद का एम्बुलेंस भी खरीद लेती है और अब तो उसका पति भी ठीक हो जाता है और सब पहले से भी ज्यादा खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं। चंगी सास। पंजाबी में कहावत है, सास चंगी होवे या ते दीवार ते टंगी होवे। संगीता की शादी भी एक ऐसे ही घर में होती है जहां उसकी सास दीवार पर टंगी होती है। ससुर और पति शादी के पहले दिन उसे सास के फोटो के सामने ले जाते हैं, जहां ससुर जी कहते हैं, बेटा बेटा संगीता, ये तुम्हारी सास थी, बहुत नेक और भली, लेकिन थोड़ी गुस्सैल थी। गुस्सा आने पर सब तहस नहस कर देती थी, पर अब ये इस दुनिया में नहीं है। हाँ संगीता, माँ होती तो तुम इनकी कोई बात टाल नहीं सकती थी, वरना तो माँ घर में भूचाल ले आती। संगीता मन में खुश होती है कि अच्छा है कि ऐसी औरत अब इस घर में नहीं है, लेकिन दिखावे के लिए वो जैसे ही सास की फोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती है, ये क्या? सास उसे देखकर मुस्कुराने लगी। संगीता आंखों को मलकर एक बार फिर से देखती है, लेकिन फिर सास के चेहरे का भाव, भंगिमा यानी एक्सप्रेशन बिल्कुल बदले होते हैं। वो अपने पति और ससुर को कहती है, माँ की तस्वीर तो स्माइल कर रही है। ना ना बेटी, ये कैसे संभव है? जरूर तुम्हें कोई गलती हुई होगी, ऐसा कैसे हो सकता है? लगता है तुम शादी की सारी फॉर्मेलिटी करते करते थक गई हो, तुम्हें आराम की जरूरत है संगीता। खैर, सारे संगीता की बात को इग्नोर कर कमरे में चले जाते हैं। वैसे सास की फोटो पर एक्सप्रेशन एक के बाद एक बदलते ही रहते हैं। सुबह होती है, पति और ससुर को काम पर भेजकर संगीता कमरे की सफाई करने में लग जाती है कि तभी उसे आवाज आती है, टेबल ठीक से साफ करो। ऐसे भी कोई टेबल साफ करता है? इससे अच्छा तो ये गंदा ही था। किसी औरत की आवाज सुन संगीता दंग रह जाती है और सोचने लगती है कि आवाज कहाँ से आई। आवाज को नजरअंदाज कर वो फिर से अपना काम करना शुरू करती है, लेकिन इस बार तो आवाज बिल्कुल उसके कान के पास से आती है। मेरा घर है ये, जब तक मैं थी चमका कर रखती थी, हर एक चीज शीशे की तरह थी। तुम्हें तो ना सफाई आती है ना कुछ पता है। क्यों तुम्हें मेरे घर की जिम्मेदारी दे दी गई है? पता नहीं तुम में मेरे बेटे को क्या दिखाई दिया। मैं होती तो एक से बढ़कर एक लड़कियों की लाइन लगा देती। अब संगीता को समझने में देर नहीं लगी कि ये आवाज किसी और की नहीं बल्कि उसकी सास की है, जो दीवार पर टंगी है। वो उसके पास जाती है और कहती है, नमस्ते सासू माँ, मुझे तो कल ही लग रहा था कि दीवार में कुछ काला है। वो दीवार नहीं, दाल होती है पगली। सही पकड़े हैं सासू माँ। तो क्या हो गया आपको जो आप यहाँ भी चैन से नहीं बैठी हैं? सुना मैंने आपका व्यवहार काफी गुस्से वाला था। चुप रहे तू, ज्यादा बकर बकर ना कर। घर का काम करना तो आता नहीं, आई है मुझसे बहस करने। हाँ देखिए सासू माँ, मैं आपसे साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे पंगा लेने की कोशिश मत करिएगा। तभी पीछे से संगीता का पति आता है। अरे संगीता, किससे बात कर रही हो? कौन है वहाँ? संगीता की सास की फोटो फिर से पहले जैसी हो जाती है। आपकी माँ से कह रही थी कि मुझे काम करना आता। अरे संगीता, माना सास के ताने हर बहू को अच्छे लगते हैं, लेकिन यहाँ तो माँ है ही नहीं, तुम तो फोटो से ही। तुम भी लाजवाब हो संगीता। किसी को विश्वास नहीं होता कि संगीता अपनी मरी हुई सास की फोटो से बात करती है। वहीं आए दिन संगीता की सास संगीता को किसी न किसी बात पर आते जाते ताने देती। संगीता को भी अब सास के तानों और उनसे बात करने की आदत हो गई। वो कभी खानदान की कहानी तो कभी तीज त्योहार कैसे मनाए या किसी व्यंजन की रेसिपी सास से ही पूछती। सारा दिन घर में अकेली संगीता की सास अब उसके लिए तानों के साथ पक्की साथी की तरह भी रहने लगी थी, जो किसी और को नहीं बल्कि संगीता को ही सुनाई देती। तो देखा आपने, सास बहू का रिश्ता हर रिश्ते से ऊपर होता है, फिर चाहे वो खट्टा हो या मीठा। नौकरानी एक घर के लिए कितनी जरूरी होती है।
आइए देखते हैं। अरे बहू, ये देख, सारा साबुन बर्तन में रह गया। ये नौकरानी कोई काम नहीं करती, गंदा काम करके चली जाती है और ढेर सारा पैसा ले जाती है। अरे मम्मी जी, उसने तो साफ किया ही था। मेरे ही हाथ से इस ग्लास में सर्फ गिर गया था। अरे बस कर झूठी, उसे बचाने के लिए सारी जुगत लगा ले, लेकिन मैं तो इसे निकाल कर ही रहूंगी। हमारे जमाने में ना कोई नौकरानी थी और ना ही ये चिकने बर्तन। चूल्हे के जले बर्तनों को राख रगड़ कर साफ किया करती थी मैं। अरे माँ जी, मैं कहाँ बचा रही हूँ उसे। और वैसे भी आजकल नौकरानी जरूरत नहीं, स्टेटस सिंबल बन गया है। अब आप बताओ, मैं मुन्ना को नीचे घुमाने ले जाऊं तो लोगों से क्या बोलूं? झाड़ू पोछा खुद लगा रही हूँ। लोग सीधा यही पूछते हैं कि कौन सी नौकरानी काम कर रही है तेरे घर पर। अरे बस कर, ये भी कोई बात होती है? मम्मी जी, आप नहीं समझेंगी। शाम को नौकरानी घर आकर काम कर ही रही होती है कि सास को कहती है, माँ जी एक बात बोलूं, बुरा न मानना। अरे वैसे तो मुझे तेरी शक्ल ही पसंद नहीं है, बात क्या खाक पसंद आएगी। अरे माँ जी, सुन तो लीजिए क्या कह रही है। तो मैंने कौन सा उसका मुंह पकड़ लिया है? अरे माँ जी, वो लाल साड़ी पहनती हो ना पहना करो। सास का गुस्सा अब तो 7वें आसमान पर होता है। अरे वाह जी वाह, क्यों ना पहना करूं? और तू होती कौन है ये बताने वाली कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं? अरे माँ जी, पूरी बात तो सुन लो, वो बोलना क्या चाह रही है। अरे बुरा न मानो आंटी जी। अरे कौन है आंटी? अपनी उम्र देखी है तूने? 2-4 साल ही छोटी होगी मुझसे और मुझे आंटी बोल रही है। बहू सर पर हाथ रख लेती है। अरे अच्छी खासी उम्र दराज हो और आंटी ना बोलूं? मैं तुम्हारी बहू से भी 4 साल छोटी हूँ। क्यों दीदी? बोलती भी क्या, एक तरफ सास यानी पति की माँ, तो दूसरी तरफ नौकरानी जिसके बिना घर का काम नहीं चल सकता। वो दरअसल माँ जी की शादी भी बहुत जल्दी हो गई थी ना। अच्छा ये झगड़ा छोड़ो, ये बताओ तुम माँ जी को लाल साड़ी पहनने से क्यों मना कर रही हो? वो ना, इनकी उम्र की सारी औरतें सोसाइटी में इनके लिए बात करती हैं कि तुम्हारी सास बुढ़ी घोड़ी लाल लगाम है। बहू को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। अरे वाह वाह, कौन बोलता है जी? खुद क्या है यहाँ की औरतें, बाल सफेद लेकिन टाइट जींस और कोई कुछ भी पहने। अरे पहनना हमारा निजी हक है, किसी को कुछ हक नहीं बनता कि वो मेरी सास के लिए कुछ बोले। मैं आज ही जाकर माँ जी के लिए लाल जींस लेकर आऊंगी, फिर देखो कोई क्या बोलता है। अरे चुप लाल जींस। अरे सुन नौकरानी की बच्ची, जाकर बोल दे उन लोगों से कि उन लोगों की तरह मैं उड़ती नहीं फिरती हूँ घर बार छोड़कर। अपने बच्चों और नाती पोतों में मन लगाती हूँ, ना कि सारा दिन ताश के पत्तों में आंख गड़ाकर 3 पत्ती खेलूं। नौकरानी वहां से चली जाती है। वैसे बहू, नौकरानी के क्या फायदे हैं ये तो पता नहीं, लेकिन सबसे अच्छा तो ये कि पता चल जाता है कि कौन किसके लिए क्या बोल रहा है। सोसाइटी में तेरा नौकरानी रखने का इरादा बिल्कुल ठीक था। अगले दिन उन लोगों के घर की बेल बजती है। बहू दरवाजा खोलती है कि सामने कुछ औरतें खड़ी होती हैं। अरे बहू, कहाँ है तेरी सास? बुला जरा। अरे बहन जी, आप सारी एक साथ आइए आइए, कैसे आना हुआ? अरे 3 पत्ते खेलने आई हैं, क्यों खेलोगी? क्यों नहीं क्यों नहीं, वैसे भी बड़े दिन हो गए, एंटरटेनमेंट हुआ नहीं। बहू जा जाकर पकोड़े तो बना ला। अरे बस करिए, आगे कुछ पीछे कुछ। वैसे तो कहती है कि परिवार पर ध्यान देती है, हमारी तरह 3 पत्तियां नहीं खेलती। हमने कौन सा परिवार छोड़ दिया? सास सक पका जाती है। अब ये किसने कहा? मैं तो कहती हूँ कि मैं भी थोड़ा बाहर निकलूं। आपने ही तो कमला नौकरानी से ये सारी बात की थी। सास और बहू को अब सारी कहानी समझ आ जाती है कि सोसाइटी की औरतें क्यों भड़क रही हैं।
माफ करिए आंटी, मैं छोटी हूँ, लेकिन फिर भी पहले तो आप लोगों ने माँ की लाल साड़ी का मजाक उड़ाया था ना। हाँ हाँ उड़ाया था, लेकिन उससे पहले तो तुम लोगों ने हमारी जीन्स के बारे में बात की थी। अरे क्यों ना पहने हम जीन्स, तुम्हारे पैसों की थोड़ी ना है। सास और बहू सर पकड़कर बैठ जाती है। देखा बहू, ये खेल कर गई तेरी नौकरानी, यहाँ की बात वहां तो वहां की बात यहाँ। दोनों किसी तरह औरतों को समझा बुझाकर घर भेजती है और कसम खाती है कि नौकरानी को नौकरानी ही रहने देंगी। शहर में रहने वाली निहारिका की शादी गांव की राम से हो जाती है। निहारिका को ज्यादा किसी चीज का शौक नहीं होता, जिस वजह से वो ससुराल में खुशी से रह रही होती है। लेकिन गोलगप्पों का प्यार सबको बहुत परेशान करता है। देखो जी, हमारी शादी को ना 1 हफ्ता हो गया और मुझे गोलगप्पे खाए हुए पूरे 7 दिन बीत गए। इतने लंबे समय तक अपने गोलगप्पों के बिना मैं आज तक नहीं रही। ओहो, आई बड़ी गोलगप्पे खाने वाली। हुक्म तो ऐसे चला रही है जैसे तेरे पापा ने हमें यहाँ कोई दुकान खोल कर दी हो। बेटी तो दी है ना, अब उसे थोड़े गोलगप्पे तो आप भी खिला सकते हैं ना। अरे देखो तो जरा, नास पीटे गोलगप्पों के पीछे कैसे कैंची की जैसी जुबान चल रही है इसकी। देखिए मम्मी जी, आप भले मुझे कुछ भी बोलिए, लेकिन अपने गोलगप्पों के लिए मैं कुछ नहीं सुन सकती। हाँ अरे मैं तुम्हें गोलगप्पे खिला दूंगा, थोड़ा सब्र तो करो। पिछले 7 दिनों से सब्र ही तो कर रही हो ना। अरे गोलगप्पे ही तो है, इतना बेचैन क्यों हो रही हो? आ जाएंगे। सुनो जी, हम लड़कियां पति के बिना रह सकती हैं, पर गोलगप्पों के बिना नहीं, कभी नहीं। वो मेरा पहला और आखिरी प्यार है। निहारिका की बात सुनकर उसकी सास और पति सिर पकड़कर बैठ जाते हैं। जिसके बाद राम गोलगप्पों का इंतजाम करने घर से बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद वो गोलगप्पे लेकर घर वापस आता है, जिन्हें देखकर निहारिका सारे काम छोड़कर खुशी से भागते हुए राम के पास आती है। तुम आ गए? इतनी देर क्यों लगाई? पता है ना मैंने तुम्हें कितना मिस किया। अरे थोड़ी देर पहले ही तो घर से गया था। क्या तुम? अरे मैं तो अपने गोलगप्पों से बात कर रही हूँ, तुमसे नहीं। निहारिका का गोलगप्पों के लिए ऐसा प्यार देखकर राम हैरान रह जाता है। अब वो गोलगप्पों को प्लेट में अच्छे से सजाकर उन्हें खाने बैठती है, लेकिन पहला गोलगप्पा खाते ही वो गुस्से में प्लेट खिसका देती है। ये कैसे घटिया गोलगप्पे उठा कर ले आए? न पानी में स्वाद, न गोलगप्पों में। हाय हाय, महारानी के नखरे तो देखो, इन्हें गोलगप्पे में भी अलग अलग स्वाद चाहिए। ठीक है, आप लोग इस पर बहस मत शुरू कर देना, मैं ना कल दूसरी जगह से खरीद लाऊंगा, ठीक है? अगले दिन राम निहारिका के लिए गांव में दूसरी दुकान से गोलगप्पे खरीद कर लाता है, पर उसे वो भी पसंद नहीं आते। जिसके बाद बहुत दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है, जिसमें राम अपनी पत्नी के लिए दूसरे गांव तक जाकर वहां से भी गोलगप्पे खरीद कर लाता है। पर निहारिका को कहीं के कोई भी गोलगप्पे पसंद ही नहीं आते। तुमको तो अच्छे गोलगप्पे की पहचान करना आता ही नहीं है। तुमको गोलगप्पे का प्यार पता ही नहीं है, तुमसे कुछ होता ही नहीं है। अरे तुमसे बहुत होता है तो तुम खुद कर लो ना। सास की बात पर निहारिका बैग पैक करके घर से जाने लगती है, जिस पर राम उसे रोकते हुए कहता है, अरे इतनी सी बात पर कोई घर छोड़कर जाता है क्या? मैं कल शहर जाकर तुम्हारी पसंद के गोलगप्पे ले आऊंगा, ठीक है? आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मैं ही शहर चली जाती हूँ और घर छोड़कर नहीं जा रही, गोलगप्पे खाने जा रही हूँ। ये कहकर निहारिका शहर में अपने पापा के घर चली जाती है, जहाँ पर वो सुबह के नाश्ते से लेकर रात के खाने तक में मन और पेट भर कर गोलगप्पे खाती रहती है, जिससे उसकी तबीयत खराब हो जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करना पड़ता है। फूड पॉइजनिंग है, जंक फूड बिल्कुल बंद करना होगा।
लो, बहुत गोलगप्पे करती रहती थी। कर दिया ना गोलगप्पे ने बीमार। और खाओ अब। माँ, इसके बारे में हम घर जाकर बात करेंगे। कुछ दिनों में निहारिका ठीक होकर अपने ससुराल वापस आ जाती है, जिस पर एक बार फिर सास बहू की नोकझोंक शुरू हो जाती है। अब थोड़े दिन अपने प्यार से दूर रहना, नहीं तो इस बार सीधा भगवान के घर पहुंच जाओगी। इस बार सास की बात का कोई जवाब दिए बिना निहारिका अपने कमरे में चली जाती है। बीमार होने की वजह से निहारिका गोलगप्पे तो खा नहीं पाती, लेकिन अभी भी उसके मन में हर वक्त उन्हीं के ख्याल चलते रहते हैं। हाय मेरे प्यारे गोलगप्पे, इस कल मुझे फूड पॉइजनिंग ने मुझे मेरे प्यार से दूर कर दिया। मेरे गोलगप्पों, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। अगर मैंने तुम्हें खाया तो मम्मी जी तानों के ही गोलगप्पे बनाकर मुझे खिला देंगी। एक दिन निहारिका अपने चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई, जिसके घर से निकलते ही राम रसोई में जाकर कुछ करने लगता है। शाम को निहारिका के घर वापस आते ही उसकी सास कहती है, शक्ल से तो लग रहा है कि डॉक्टर ने थोड़े और समय तक गोलगप्पे बंद कर दिए। अच्छा है, कम से कम अब हमें पूरा दिन गोलगप्पा पुराण तो नहीं सुनना पड़ेगा। सास की बातें सुनकर निहारिका चिढ़ते हुए अपने कमरे में जा रही होती है। तभी राम गोलगप्पों से भरी एक बड़ी प्लेट लेकर उसके सामने आ जाता है, जिन्हें देखकर निहारिका का चेहरा खिल उठता है। ये मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। तुम्हें अपने पसंद की चीज खाने से कोई नहीं रोक रहा। जितना खाना है उतना खाओ, लेकिन उससे खाने की एक लिमिट होनी चाहिए। हाँ बहू, किसी भी चीज की अति हमेशा नुकसानदायक ही होती है। ठीक है, पर अभी मुंह में पानी आ रहा है। गोलगप्पे खाऊं प्लीज? अरे अकेले क्यों, सब साथ मिलकर खाएंगे ना।